Hello everyone, welcome to this video. This is Aditya, your maths faculty. So today we gonna discuss about the linear equation in two variable. So let's start the lecture. ठीक है? तो अब सोचिए कि भाई आगे उसके नेक्स्ट चैप्टर तो कुछ और ही है. आप linear equation टू वेरिएबल क्यों ले लिए? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और linear equation में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है. ठीक है? linear equation में भी आपको ग्राफ के फॉर्मेशन मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर खाती है. ठीक है? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता रहेगा तो भी आप लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से. लिनियर इक्वेशन क्या होता है इसका इंट्रो करेंगे आज हम, और इसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पूरी अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहली बात आती है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देखो ये तो आपने बहुत छोटे से भी पढ़े होइएगा. यहाँ पे लिखा हुआ है लिनियर इक्वेशन और कितने वेरिएबल के, वो भी दो वेरिएबल के. तो सबसे पहले आपको समझना है ये क्या है वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लीनियर इक्वेशन हमारा दिखता कैसा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो करें उससे पहले हम लोग कुछ दो तीन टर्म उनको समझ लेते हैं. लीनियर इक्वेशन में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी. पहला जो चीज है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, दूसरा जो चीज है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. ठीक है, पहला जो चीज है लीनियर इक्वेशन में जो आपको देखने को मिलेगी, the first thing is constant, second thing is variable. हम लोग डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छे ढंग से हम लोग इसको समझ सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट क्या होता है. समझिए कि कांस्टेंट हमारे फिक्स कोई भी हमारे टर्म होता है जो एक्सचेंजेबल होता है, मतलब उसको एक्सचेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया जा सकता. जो चीज़ अगर हमारा फिक्स हो गया तो फिक्स है. अगर दो में से एक घटाओगे तो हमारा जो एक आएगा दैट इज द कांस्टेंट. वो आप कभी भी दो में से एक घटा करके तीन नहीं ला सकते हो, दैट इज इम्पॉसिबल. तो कांस्टेंट क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक फिक्स न्यूमेरिकल टर्म. ये फिक्स न्यूमेरिकल टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, यानी कि कोई भी आप रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी एज एन एग्जांपल बोलते हैं एनी रियल नंबर. एनी रियल कहने का मतलब है कि वो इट शुड बी रेशनल, इट शुड बी इरेशनल, है ना. तो बोले कि 2 बोले, 4/3 बोले, रूट के अंदर में 9 बोले, है ना. फिर यहाँ बोले रूट के अंदर में 4 बोले, सॉरी रूट के अंदर में 3 बोले, रूट के अंदर में 17 बोले, है ना. कुछ भी ऐसा हम बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ई बोलते हैं, कुछ भी, ये सभी की सभी चीज़ें कांस्टेंट है. क्या है, थीटा बोलेंगे. क्या है थीटा, अब थीटा बोलोगे तो थीटा हमारा वेरिएबल हो जाएगा. क्या लिखते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. क्या है, ये सारी की सारी, ये सभी की सभी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है. कभी कभी आपको इक्वेशन में मान लीजिए कि हमको एक आर्बिट्ररी टर्म लेना है, मतलब कि आर्बिट्ररी टर्म का क्या मतलब होता है. देखो आर्बिट्ररी टर्म का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो पूरी एक जाति को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम बोले ए इज एक तो ना आर्बिट्ररी एक टर्म है, किसी का नेचुरल नंबर है, किसी का नेचुरल नंबर. तो ये जो ए हो गया वो हर एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे ए भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. ठीक है, समझा रहा है. ये ए क्या हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो आर्बिट्ररी टर्म है उसको भी हम कांस्टेंट लेकर के चल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए आर्बिट्ररी टर्म हम लोग नॉर्मली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं. आप इसको लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगी आपको इस चीज़ में. ठीक है, आगे आते लोग, बस आर्बिट्ररी टर्म का तुम लोग को मतलब समझना है, समझाना मेरा मकसद था. काफ़ी इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग 11th में जाएंगे, 10th में जाएंगे. इससे तो काफ़ी टर्म यूज है. आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है, एक ऐसा टर्म जो एक समुचित जाति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्पेशली एक ही जाति का रिप्रेजेंट करेगा वो, है ना. जैसे कि हम बोले एन क्या है, एक नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, जो हम उसमें से कोई भी ए ले लें, ए मतलब कोई भी टर्म, कोई भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए हमारा. समझ में आया.
तो ये के सारे क्या कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, एक ऐसे टर्म होते हैं जिसको नहीं चेंज किया जा सकता, इट इज नॉट चेंजेबल, इट इज नॉट चेंजेबल। ये क्या है, चेंजेबल नहीं। चेंजेबल कहने का मतलब ये बदल नहीं सकता है। अगर हम 3 में से 1 घटा है और बोले कि अगर जो 2 आया है तो कभी भी ये 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नाम ही ऐसा है कि लोग समझते हैं वेरिएबल मतलब डिफरेंट है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट हो, दैट इज वी कैन कॉल दैट वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जनरली इस चीज से समझते हैं कि ये हमारा एक ऐसा टर्म होगा जिसपे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, क्या है, ये हमारा एक ऐसा टर्म होता है, बोलेंगे अ टर्म ऑन विच वी कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज, और इट कैन चेंजेबल, यानी कि ये चेंज हो सकता है, बदल सकता है ये, है। मतलब कि वेरिएबल एक ऐसा टर्म हो गया जिसपे आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन दैट। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते कोई भी एनी, रिप्रेजेंट किससे होता है, एनी अल्फाबेटिकल लेटर से, यानी कि X, Y, Z, L, M, N, E, D, C। तो इन सभी से हम इस पर यूज करके समझ सकते हैं कि हमारा जो है कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या, जो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है। वेरिएबल क्या, जो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इस पर हम X पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 पे कोई वैल्यू पुट कर सकते नहीं भाई, क्योंकि हमारा सेम है, फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द जनरल, क्या, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, पहला बात करें कि 1 वेरिएबल है, किसका, 1। अगर हम वेरिएबल का बात करें तो वो होता है तुम्हारा ax प्लस b, ax प्लस b। और अगर हम 2 वेरिएबल का बात करें, किसका, 2 वेरिएबल का बात करें तो वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है ax प्लस by प्लस c। इस जगह पे a एंड b आर रियल नंबर, क्या होना चाहिए, a और b रियल नंबर होने चाहिए, और a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। b 0 हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अगर a 0 होगा तो क्या होगा, x का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो a एंड b आर रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर मतलब रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि बोला 2x बोला, ये भी लीनियर, 2x प्लस 4 बोला, ये भी लीनियर, 3/2x प्लस 4 ये भी लीनियर, या माइनस है कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4x प्लस 2 ये भी लीनियर। समझ में आ रहा है? अब देखो 2 वेरिएबल, यहाँ एक जहाँ पे यहाँ बोल सकते हैं x इज वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है इस इक्वेशन में, इस ऊपर वाले क्वेश्चन। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x क्या हुआ, a क्या हुआ, अभी हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, हम टोटल चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ a b, यहाँ पे बात करें कि हियर a comma b and c are any
रियल नंबर। क्या हो जाएगा, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। जहाँ की ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना तो ए बराबर 0 होना चाहिए, ना ही बी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर एक 0 हो जाएगा तो हम ऐसा क्यों बोले कि ए 0 नहीं है बी 0 नहीं, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल वाले हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। इसलिए और बी है जीरो, सी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एज फॉर एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेने से पहले इसमें कौन से वेरिएबल है, यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल है, एक्स एंड वाई एस वेरिएबल, ठीक है। समझ में आएगा, एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे। और कुछ एग्जांपल लेना चाहें इस चीज पे तो हम ले सकते हैं, क्या बोलो तुम, हम ले सकते हैं 2x + 3y + 4 बराबर +4 ले सकते हैं बराबर 0। अब सोचो ये बराबर 0 लिख दिया, अरे भाई बराबर 0 भी चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हमको अगर ऐसा बोल दिया 3x बराबर 4y, ये भी बिल्कुल सही है। 3x बराबर 4y क्यों से, क्योंकि इसको 3x - 4y बराबर 0 करोगे तो ये भी होगा ना। 3 आपका 0 हो सकता है, c जो है आपका 0 हो सकता है, लेकिन a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे आप लिख सकते हो। एज फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमको बोला 4/3y, ऐसा बोला, देखो 4y + 3x बराबर 1, बोले ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4y इसको ऊपर भेजोगे 3x हो जाएगा, और 4y - 3x बराबर 0 है कि नहीं। तो ये भी आप लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो, समझ आ रहा है। अब देखेंगे कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन ये जो दिए हैं ax + by + c, उसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। पहली बात a जो है, यहाँ पे जो a है क्या है, वो है कोएफिशिएंट, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। अब कोएफिशिएंट एक नया चीज आ गया। कोएफिशिएंट हमारा एक ऐसा टर्म होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। मतलब ये देखिए a × x, ax का क्या मतलब हुआ, a × x हुआ, a × x हुआ, समझ में आ रहा है। अब जब a × x बोल दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो a है वो क्या है, वो कांस्टेंट टर्म जैसा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 3 वो कोई भी न्यूमेरिकल टर्म जैसा होगा। लेकिन जो ये असल बात कहा जाए कि a क्या है, वो x का कोएफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात। b क्या है बताइए तो, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ y है, और c क्या है, कांस्टेंट। अकेला कांस्टेंट क्या होता है, एक अकेला न्यूमेरिकल टर्म, एकदम अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a क्या है, कोएफिशिएंट x का है, b क्या है, कोएफिशिएंट y क्या है, c क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y आर वेरिएबल्स, समझ में आया ये चीज। एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमको बोला 2x + 3y + 8 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पे हमको बोला कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, हम बोला कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे माइनस ले लें। फिर बोला दूसरा चीज कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो आप बोलोगे 3 है, नहीं 3 नहीं, 3 अगर एब्सोल्युटली बोले तो 3 है, लेकिन असल में बात करें तो y के साथ -3 लगा हुआ है यहाँ पे, तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा, -3, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बताइए, हमको यहाँ पे बोला, ध्यान दीजिएगा, हमको बोला -4x - y + 8 बराबर 10।
बोल रहा है कि भाई इस इक्वेशन में बताओ कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है ना, ये बोल दिया हमको। तो ध्यान देंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। हम -4x ले सकते हैं -y, और जब इसको आप इधर फेंकेगा, इसको आप इधर फेंकेगा, इसको इधर फेंकेगा, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, बराबर 0 है कि नहीं? तो बताइए कोएफिशिएंट x का क्या हुआ? x का कोएफिशिएंट -4, y का कोएफिशिएंट क्या हुआ? -1, क्योंकि यहाँ सीधे बोलते कि y, अरे भाई जब -y लिखा हुआ है तो y के साथ क्या है? -1 × y को, तो देखो तो यही आएगा ना -y, क्योंकि किसी भी टर्म के साथ 1 को गुना करते हैं वही टर्म आ जाता है। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बताइए? 2। क्या है पे कांस्टेंट? -2। क्या है पे कांस्टेंट? -2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना चीज समझ गए, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन दो वेरिएबल का कैसे होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, हम आगे कैसे बढ़ते हैं। और ठीक है, आगे हम थोड़ा सा ध्यान से बढ़ते हैं। और ये दो चीज समझ गए, एक दो और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि आप कुछ करिएगा। ठीक है, हमारा ऐसा दिया है कि लीनियर इक्वेशन हम समझ गए, कोएफिशिएंट निकालना समझ गए, वेरिएबल निकालना समझ, वेरिएबल क्या होता है वो चीज समझ गए। अब हमारा जो है सो कि कब कौन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा और कब कौन इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। जैसे कि हमारा ये बोला 2x + 4 के पावर में -y + 2 बराबर 0 पहला चीज। दूसरा चीज 2/x + y -4 बराबर 0 है। √x 2√x + y + 10 बराबर 0। फिर ऐसा दिया, ध्यान दीजिएगा 4 क्यूब रूट y + √x + √3 बराबर 0। पांचवा x√2 + y √3 + √8 बराबर 0। छठा x√8 + 3y -√9। हमको बताना है कि ये जो हम 5 या 6 इक्वेशन लिखे हैं इनमें से कौन आपका लीनियर इक्वेशन है, कौन आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक बात, पहली बात, ये लीनियर इक्वेशन बाद में, ये पॉलिनोमियल पहले है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन पे बात करें तो लीनियर हमारा इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो 1 होता है। यहाँ पे हम एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशन बोलेंगे द इक्वेशन whose या बोल सकते द इक्वेशन which is positive 1 degree इक्वेशन। पॉजिटिव 1 डिग्री, देखो एक ऐसा इक्वेशन which is
विच इज पॉजिटिव 1 डिग्री। मतलब कि ध्यान देंगे, मतलब कि हमारा दिया है ऐसा देखो 2x प्लस वाई बराबर या बराबर -4 दिया है। x के पावर कुछ नहीं तो 1, y के पावर कुछ नहीं तो 1। देखो इन दोनों का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, बिल्कुल है ये हमारा लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम 1 है और इसका मैक्सिमम पावर जो है 1 है। और पॉलिनोमियल में हमको ये कहता है कि डिग्री जो है उसकी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, शुड बी नॉन नेगेटिव। मतलब कि अगर हम 2x के पावर -1 प्लस वाई बराबर 2 बोल रहे हैं तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी क्या है बताइए, ये लीनियर इक्वेशन बाद में होता है कोई चीज हमारा पहले पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल इज अ नॉन नेगेटिव पावर इक्वेशन, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ना तो उसका पावर फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही उसका पावर नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोले 2x के पावर में 1/4 प्लस y प्लस 3 बराबर 0, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई आप इसमें x भी बोल रहे y भी बोल रहे हैं, अब y का मैक्सिमम पावर बोलेंगे तो 1 ही होगा भाई। इट इज अ 1 डिग्री इक्वेशन, बट इट इज नॉट अ 1 डिग्री इक्वेशन। यहाँ देखिए ये छुपा और छुपा हुआ है, यानी कि वेरिएबल का पावर अपना नेगेटिव नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो। कैसे भाई? अगर पावर स्क्वायर में भी हो जाए, अगर हम बोलेंगे बताओ ये इक्वेशन है नहीं है 2x स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि x स्क्वायर है, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर तो रहा नहीं। समझा? तो लीनियर इक्वेशन कैसे इक्वेशन होता है व्हिच इज पॉजिटिव 1 डिग्री, व्हिच हैज पॉजिटिव 1 डिग्री ऑन इट्स वेरिएबल। ठीक है, अब यहां देखो 2x 4y के पावर -1 प्लस 2, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह y के पावर -1 है। किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, क्यों? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये है। अब बोलेंगे अरे भाई ये 2x नीचे है और जो उसकी x पॉजिटिव है, लेकिन जब इस x को आप ऊपर भेजोगे 2/x को लिख सकते 2/x से पावर -1 देखो, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये देखो x का पावर, x का रेडिकल दे रखा है आपको रूट ऑफ x, और रूट ऑफ x क्या मतलब x की पावर 1/2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। ये हुआ या नहीं हुआ? ये भी नहीं हुआ, क्योंकि रूट x रूट y दे रहा है। यहां देखो ये हुआ या नहीं हुआ? कोएफिशिएंट भाई कुछ हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपको बोलेंगे ना, अभी बताए थे कि आपका जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल कुछ भी। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, ये होगा, ये कांस्टेंट कुछ भी होगा चलेगा, या 3 चलेगा, या x का कोएफिशिएंट √8 है फिर भी चलेगा, लेकिन हमारा x का पावर कितना 1, y का पावर कितना 1, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बस लीनियर इक्वेशन हमारे एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका मैक्सिमम जो पावर होता है वो 1 होता है, एंड दैट इज द नॉन नेगेटिव, द पावर शुड बी द, यहां लिख देते हैं, बोलेंगे कि द पावर शुड बी, द डिग्री बोलो या बोलो द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव, नॉन एंड नॉन फ्रैक्शनल, नॉन नेगेटिव है नॉन फ्रैक्शनल, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए,
बिल्कुल पढ़ा जाए। ठीक है, इतनी चीज़ें काफ़ी रुक रुक कर बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से बननी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें आराम से बननी चाहिए। आगे बढ़े हम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन के, अब बढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन के रूट पे, कि लीनियर इक्वेशन का रूट क्या होता है, उसको रूट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, समझ में आ रहा है? पहला चीज, अब हम लोग रूट पे बात करते हैं, रूट और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो रूट और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मेन बात है कि ये रूट क्या होता है और ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये समझने वाली बात। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। 2x + 3y = दिया है हमारा, ठीक है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन बोले या रूट बोले तो क्वाड्रेटिक में या जो भी चीज़ देखते हैं, हमारा ये एक ऐसा इक्वेशन होता है, ये हमारा एक ऐसा इक्वेशन होता है कि हमारा जो है सो कि या तो हमारा इक्वेशन LHS = RHS हो जाता है, मतलब कि एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके कारण हमारा LHS = RHS हो जाएगा, समथिंग। पहला चीज बात समझिएगा। और दूसरी बात ये, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट पढ़े रहिएगा, मतलब जनरल बात कहा जाए कि रूट और सॉल्यूशन का जनरल मतलब होता है x और y का समथिंग वैल्यू, x और y का समथिंग वैल्यू, ठीक बात है, बात समझ में आ रही है आपको? x और y का समथिंग अगर हम एक वैल्यू निकाल करके पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन पे, तो वो जो है सो कि हमारा एक चीज देता है, हमारा वैल्यू देता है, जो कि हम नंबर लाइन में पुट करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि बोला कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। देखो, एक वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेबल वेरिएबल। ये जो हमारा y है वो बेचारा डिपेंडेबल है, मतलब वो डिपेंडेंट रहता है किस पे? x पे रहता है डिपेंडेंट। अब बोले कि भाई ये क्या मतलब हो गया कि हमारा जो y है वो x पे डिपेंड हो गया, ये ऐसा क्यों होता है? ये हम लोग जनरली इस बात को समझने का ट्राई करते हैं, ऐसा होता क्यों है। और जो है सो कि सॉल्यूशन और रूट हम लोग को देता क्या है, कि सॉल्यूशन और रूट क्या हो गया, हम नॉर्मली समझेंगे क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। व्हाट? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, which defines a equation। मतलब ये रूट और सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा जो है कि वेरिएबल का वैल्यू होता है जो कि इक्वेशन को डिफाइन करता है। देखो एक बात बोलो, यहाँ पे x पे कोई भी अगर रियल वैल्यू पुट करोगे तो y का तुम वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं? नहीं निकाल पाओगे, बात बताओ, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। अगर हम बोले कि इस इक्वेशन का ना 4 सॉल्यूशन बनाना है, इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन बनाना है। 4 सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि x का अगर हम वैल्यू इंडिपेंडेंटली कुछ भी लेते हैं तो y का हमारा एक वैल्यू निकल करके आएगा, वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि हमको एक वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से पुट करके दो। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, y है डिपेंडेंट, y क्या है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि हम लोग x पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि हम x पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो एक बात बताओ, क्या हमारे पास कोई चीज फिक्स है कि x का हम यही वैल्यू पुट करेंगे? अरे भाई, जब हम आजाद होते हैं कोई भी चीज करने के तो कुछ भी चीज कर सकते हैं। यहाँ पे x है, वही चीज यहाँ x को बोल दिए कि भाई तुम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, और y जो है डिपेंडेंट है किस पे? ऑन x, ऑन द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x का हम कोई वैल्यू लेंगे तभी हमारा y का कोई वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सही है। तो ये चीजें दोनों धैर्य से आप लोगों को y जो है डिपेंडेबल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है x पे, और x जो है डिपेंडेंट है। अब हम लोग का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, यहाँ का हम रूट फाइंड करने के लिए, तो x और सॉल्यूशन, रूट और सॉल्यूशन क्या मतलब बताया था? x और y का वैल्यू, तो कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो है कि 3 से 4 सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे। हमको कहा कि फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसका कोई भी 2 सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कि 2x का वैल्यू लेंगे जिसके कारण हमको 2y का वैल्यू आएगा। पहला सॉल्यूशन पे आते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाने पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। पहला लेते हैं केस 1 में, टेक x बराबर 0, x बराबर 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y बराबर 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, यानी कि 3y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2/3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में निकल गया। फर्स्ट सॉल्यूशन इज, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफ पर भी होता है। x अगर हम ऐसे कर देते हैं, x और y कर देते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, पहले x दूसरा y, तो x क्या लिए थे हम? 0, जिसके कारण y कितना आया है? 2/3। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन ये हुआ। फिर अगला देखो, यहाँ पे हम x बराबर पुट करते हैं केस 2 में, टेक x बराबर 1, x बराबर, अरे भाई जरूरी नहीं है, तुम 10 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, तो जब डीएल नंबर बोला तो कुछ भी पुट करोगे, हैं? तो बोले कि 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 2, तो ये आ जाएगा 20 को उधर फेंकेंगे तो 18 हो जाएगा, वो भी माइनस में, वो भी 18 हो जाएगा, वो भी किसमें? माइनस में। तो इससे ये कर जाएगा कितना? -6 बार में, तो y का वैल्यू कितना है? -6 है। यानी कि x का कुछ वैल्यू पुट किया तब तो हमारा y का वैल्यू निकला, ठीक है। तो जो सेकंड इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड सॉल्यूशन, हम x कितना लिए बता दो, x हम 3 लिए, तो y कितना है हमारा? बताइए, y हमारा है -6। एक बात बताओ, यहां पे जो x का वैल्यू है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू शुड नॉट फिक्स्ड, वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, एनीथिंग, वैल्यू शुड बी एनीथिंग। एनीथिंग कहने का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल टर्म ले सकते हैं। तो एक बात बताओ, हम इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, हम x इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, तो y का वैल्यू भी कैसा आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 2 करोड़ 1 महासंख्य 2 महासंख्य अनंत तक हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसके कारण हमको अनंत y का वैल्यू आएगा। यानी कि इससे क्या मतलब समझे हम कि a linear equation, a linear equation, a linear equation, अगर हम एक बात करें, है has infinitely many solutions,
एक लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? हमारा एक जो है सो कि ये लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। मतलब कि देखो इस पे तुम अगर कोई कहा कि भाई एक तुमको लीनियर इक्वेशन दे दिया, ये दे दिया है ना, x + y = 3 दे दिया, तो x पे तुम इनफाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो y का तो कोई इनफाइनाइट वैल्यू आएगा और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होगा। तो मतलब क्या समझे इस चीज से कि एक लीनियर इक्वेशन अगर हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आपको समझ में आया है? रूट पर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वैल्यू होता है वेरिएबल का जो लोग पुट करते हैं, जो लोग डालते हैं और जो है वो इक्वेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, y जो है कि x पे डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है, x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग जिससे हमारा y का वैल्यू। और ये क्या है, इसको हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं, इससे ये मतलब होगा कि ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन। क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो इट इज डन राइट नाउ। ये आपका हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, है कि? हाँ ठीक है, इसको मिटाया जाए सफिशिएंटली। अब हम लोग रूट पे और सॉल्यूशन पे और भी कुछ काम करने हैं हम लोग को, इसलिए जो है सो हम लोग थोड़ा सा मिटाएंगे, थोड़ा सा और काम देखेंगे। समय का भी अंतराल है, तो जो है सो कि हम लोग को कहेगा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। तो पहले कितना समय हुआ है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा कहा कि अगर आपको x बराबर कितना दिया हो, अगर कहा कि 2x = 4 दिया हो, y = 9 दिया हो, ठीक है, √3x = 0 दिया हो और आपको दिया हो रूट के अंदर में 8y = x दिया हो, या आपको दिया हो x बराबर, है ना, x बराबर क्या दिया हो, आपको y दिया हो। हमको कहा है कि फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है? तो आपको क्या करेंगे, बनाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप बताइए जब 2x आपका दिया हुआ है कोएफिशिएंट, अगर मान लीजिए कि y की कोएफिशिएंट को 0 बना दिए तो ये हुआ कि नहीं, देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला y का कोएफिशिएंट 0, इसका मतलब क्या है, y है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन बस समझो कि हम एक तरीके से y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझो कि ये वैसा चीज हो गया कि हम लोग 11th क्लास में 9th क्लास के बच्चों को बुला लिया, वो बच्चा तो है लेकिन वो 11th क्लास का सदस्य नहीं है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे नहीं है, ठीक है? अगला देखो, हमको y = 9 बोला है, यानी कि 0x + y = 9। आगे देखो, हमको बोला √3x प्लस 0 × y = 0। फिर बोला ऐसे ही बोला √8y - x = 0, को इधर फेंक दी। फिर जो है x - y = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया 2 वेरिएबल वाला, ठीक है?
तो इसके बेसिस पे जो आप बनाना चाहो आप फटाक से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी है आप बनाइए, फिर जैसे कि हम लोग नेक्स्ट काम पे करेंगे। तो इसके बेसिस पे जो भी आपके एक्सरसाइजेज है, टू RS अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट एंड NCERT फर्स्ट एक्सरसाइजेज आपको बना करके आने, फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर।